हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रीलिम्स आपका बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो आई होप आप लोगों की तैयारियां बहुत दुरुस्त होंगी। आप लोगों ने पिछले 2 साल के अंदर या 1 साल के अंदर जो भी चीज़ें पढ़ी हैं ना, अब समय है उन चीज़ को समराइज़ करने का, उन चीज़ों को रिवाइज्ड वे में पढ़ने का। रिवाइज्ड वे में कैसे पढ़ेंगे? ऐसा तो नहीं कि एक पन्ना, एक एक लाइन को आप उसी नज़र से पढ़ पाएंगे जिस नज़र से आप पहले पढ़ रहे थे। ओके, तो मेरा नाम है मोहित जोशी और मैं आपकी हेल्प करने के लिए इस वीडियो के थ्रू आपके सामने प्रेजेंट हूँ इस मंथन आईएएस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। हर सब्जेक्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उसी पूरे अगर सारे सब्जेक्ट्स को मिला लें जो यूपीएससी का सिलेबस बनता है, उसमें टॉप 50 अगर कोई टॉपिक्स होते हैं तो उन्हीं की हम लोग बात करने वाले हैं, जहाँ से मोस्ट प्रोबेबल चांसेस होते हैं कि हाँ, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। ओके, तो चलते हैं क्लास के अंदर एंड देखने की कोशिश करते हैं उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को। राइट, तो देखो, हिस्ट्री एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है कई बार, एंड इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा करंट बेस्ड होता है। पॉलिटी आपको ट्रेडिशनली पढ़ना है, ज्योग्राफी आपको ट्रेडिशनली पढ़ना है विद करंट अफेयर्स, एंड साइंस टैग आपको करंट अफेयर पे बहुत ज़्यादा आपको डिपेंडेंट होना पड़ता है यहाँ पे। एंड ईवीएस कम्प्लीटली कह सकते हैं कि करंट पे ही आपको डिपेंडेंट होना पड़ता है इसके लिए भी। टॉप 50 यहाँ पर आपको टॉपिक्स देखने को मिलते हैं यूपीएससी 3 की। हम ये जो है रिवाइज्ड वे में हम कैसे टॉप 50 टॉपिक्स को अपने सामने रख सकते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, एवरी मॉर्निंग वी आर बॉर्न अगेन एंड व्हाट वी डू टुडे इज व्हाट मैटर्स मोस्ट। हर मॉर्निंग हम लोग पैदा होते हैं दोबारा से, एंड डिपेंड मैटर ये करता है कि हमने आज क्या किया, हम आज क्या करने वाले हैं, एंड उसी पर, क्योंकि हमारा कल डिपेंडेंट करता है। ठीक है, हमारा कल डिपेंड करता है किस पर? हमारे आज पर। हमने कल क्या करा था, हो सकता है किसी का बहुत अच्छा कल रहा हो, यानी गया हुआ कल, बीता हुआ कल। हो सकता है किसी का ना रहा हो, तो उस पर परेशान ना हो, और किसी का बहुत अच्छा गया है तो उस पर बहुत ज़्यादा खुश ना हो। ठीक है, खुश होने की बात है बट बहुत ज़्यादा नहीं। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति हो जो आज अगर उसका अच्छा है तो कल जरूर अच्छा होता है उसका। ओके, तो आगे हम लोग बात करते हैं पॉलिटी के अंदर। पॉलिटी के अंदर देखो बहुत चीज़ें हैं। अब मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, देखो स्टार्ट करने से पहले हम मेन टॉपिक्स को, कोई भी अगर टॉपिक है ना आपके पास, सपोज एक सब्जेक्ट है, उसके चारों डायमेंशन आपको देखने हैं। ठीक है, अभी जानते हो आप, ये 3D वे में आपको चीज़ें देखनी होती हैं। 3D वे में बोले तो अभी हम लोग क्या करते थे, पहले हमने देखी कुछ चीज़ें, उसके बारे में कुछ उसकी इंपॉर्टेंस वगैरह देख ली। बट नहीं, अभी हमें जितने एक्सपेक्ट्स हो सकते हैं ना, जिससे यूपीएससी जहाँ दिमाग चला सकता है, वो सब चीज़ों को हमें देखना है। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं चीज़ों को कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं आगे। पॉलिटी की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं? प्रियम्बल। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को खोल के देखेंगे ना, तो हमें पहला पेज किसका दिखता है? प्रियम्बल का दिखता है। प्रियम्बल में देखो एक एक चीज़, प्रियम्बल में एक एक चीज़ की बात की गई है, कब इसको हमने इन्फोर्स किया, ठीक है, कब चीज़ों को हमने अडॉप्ट किया, ये सब चीज़ें हमें प्रियम्बल के अंदर देखनी, कौन कौन से वर्ड्स को इसमें यूज़ किया गया है। कुछ वर्ड्स अगर एडिट किए गए, यानी अमेंडमेंट अगर कभी प्रेमबर को किया गया तो कब किया गया। ठीक है, 42 जो अमेंडमेंट हुआ था, एक मात्र मतलब एक ही बार जो है प्रेमबर को हमने अमेंड किया है, तो उसमें क्या चीज़ें हमने चेंजेस की, क्यों करना पड़ा चेंजेस, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड डीपीएसपी की अगर बात करें तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स हमारा जो थर्ड पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स, किस राइट की क्या वैल्यूज़ हैं, अगर उसमें कोई अमेंडमेंट हुआ है तो क्यों हुआ है। ठीक है, एंड कहाँ पर वो चीज़ें लाई करती, जैसे पहले हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स होते थे, फिर 6 हुए। ठीक है, एक जो हमने हटाया राइट टू प्रॉपर्टी को 300 के अंदर डाल दिया, तो उसकी हमें एग्जैक्ट लोकेशन हमारे माइंड में मैप बना होना चाहिए। ओके, और साथ ही साथ जो हमारे कुछ राइट्स होते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एज इट इज़ नहीं लिखे हुए, लेकिन वो किस फंडामेंटल राइट के अंदर आते हैं, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, 10 थी, फिर 11 हुई, 11 में वो 11th जो हुई थी वो कब एड ऑन हुई थी, और उससे रिलेटेड कोई फंडामेंटल राइट भी है क्या हमारा, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। डीपीएसपी जो आर्टिकल आप देखते हो, आर्टिकल नंबर 36 से 31 तक, ये सब चीज़ें आपको मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि डीपीएसपी से हमारे आगे जाके ऑर्डिनरी जो हमारे बिल्स होते हैं पार्लियामेंट में आते रहते हैं, वो जनरल डीपीएसपी बेस्ड होते हैं। ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज की बात करें, प्रेसिडेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। हालिया मुद्दा था, प्रेसिडेंट पे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज थे। एंड बात करें बेसिक स्ट्रक्चर, केशवानंद भारती केस आपको रटा होना चाहिए, उसकी जो भी जुरिडिक्शन थी। ठीक है, उस डेट को आपको नहीं भूलना जिस डेट पर ये जुरिडिक्शन आई थी। एंड शेड्यूल्स की बात करें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट्स हमें देखने हैं, इमरजेंसी के जो जो हमारे यहाँ प्रावधान है उन सब की बात यहाँ पर की गई। ठीक है, कितनी तरह की इमरजेंसी है, आर्टिकल जो भी हमारे आर्टिकल्स दिए हैं 252, आपके 256 एंड 260, तो ये भी आपको देख लेना एक तरह से कि हाँ कितनी तरह की इमरजेंसी है। स्टेट इमरजेंसी को अगर, यानी प्रेसिडेंट रूल को अगर कहीं पर फॉलो किया, उसके क्या ग्राउंड्स हैं उस चीज़ के ना, किस ग्राउंड्स पे जो है उस चीज़ को इम्पोज किया जाता है।
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर्स की बात की गई है। जुडिशरी को आपने देना है, क्योंकि जुडिशरी और सेंटर के बीच में आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा खींचतान होती रहती है। ओके, तो ट्राइब्यूनल्स हैं, आप देखते हो जुडिशरी हो चाहे एग्जीक्यूटिव हो या फिर लेजिस्लेटिव हो, सभी को जो है कहाँ से पावर मिलती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से हमारे यहाँ सुप्रीम बॉडी है। ओके, तो ट्राइब्यूनल्स हैं जैसे एनजीटी है, इनके बारे में आपको पढ़ लेना है। ये एनजीटी की स्थापना कब की गई, ठीक है, क्या काम होता है ट्राइब्यूनल्स, किस तरह का इनके पास जुरिडिक्शन होता है, जो जुडिशियल इनकी पावर्स होती हैं किस हद तक होती हैं, एंड साथ ही साथ पार्लियामेंट के बारे में, लोकसभा राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट के बारे में आपको पढ़ लेना है। कोऑपरेटिव्स के बारे में देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को आपको पढ़ना है, स्टैचुरी बॉडीज को आपको पढ़ना है। ओके, जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनको भी आपको पढ़ना है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी आप कह सकते हैं, उनको भी आप पढ़ लेंगे। ओके, अभी हम बात करते हैं हिस्ट्री के अंदर। हिस्ट्री भी एक आपको अच्छा खासा रोल अदा करता है, आपको पता है 15 क्वेश्चन के अप्रॉक्स आपको यहाँ से मिल जाते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी, अगर एंशियंट हिस्ट्री की हम पर्टिकुलर बात करें, देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले की आप नहीं इतना देखिए तो कोई ज़रूरी नहीं, बट इंडस वैली सिविलाइजेशन से आपको थोड़ा सा फोकस्ड हो जाना है, खास तौर पर इस सब्जेक्ट पे काफ़ी ज़्यादा फोकस होना है। देखो मैंने पहला टॉपिक यही लिखा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, कुछ नहीं पढ़ना आपको। देखो यहाँ पर आपको एक लिमिटेड आपके पास मटेरियल रहता है, तो आपको इसी पर बेस्ड होकर पढ़ना है चीज़ों को। मौर्यन पीरियड में अशोक के बारे में आप पढ़ लेंगे अच्छे से। एंड गुप्ता पीरियड क्योंकि गोल्डन एरा वास्तुकला का स्वर्ण काल जिसे कहा जाता है, तो गुप्तास के बारे में भी आप कुछ चीज़ें वहाँ के कल्चरल को लेके आप चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। संगम एज की बात करें, 300 बीसी से लेकर 300 एडी के बीच का जो साउथ इंडिया में जिस तरह की चीज़ें चल रही थी उसके बारे में बताता है। ठीक है, मेनली जो तमिल पोएट्स थे उनके बारे में आपको और चीज़ें जानने को मिलेंगी संगम एज के अंदर। आपने पढ़ा होगा, रिवीजन करना है, तो मैं जस्ट उसी के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ कि आपको इन चीज़ों को रिवाइज करना हो, किस चीज़ों को, जैसे यहाँ मैंने बात करी मौर्यास के बारे में, तो यहाँ पर आपको अशोक के बारे में कुछ ज़्यादा चीज़ों को देखना है। ठीक है, अशोक जैसे कलिंग होता है, कलिंग के बाद किस तरह से वो चेंजेस होते हैं उनके अंदर, तो वो सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। एंड यहाँ पर मैं एक ऐड ऑन करना चाहूँगा, हाँ आगे आपको आर्टिकल्चर में मिलेगा, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बुद्धिज्म में आप देखोगे, बुद्धिज्म के अंदर हर साल अप्रॉक्स 2 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो फिक्स हो रहा है, तो क्यों छोड़ना है ऐसे टॉपिक को, राइट। तो मेडिवल हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, मुगल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखते हैं 1526 में जो पानीपत का युद्ध होता है, वहाँ पर से मुगल से एंट्री करते हैं इंडिया के अंदर, और किस तरह से मुगल से ने अपना धीरे धीरे यहाँ पर अपना साम्राज्य खड़ा किया, और कैसे साम्राज्य खड़ा करने के बाद अशोक यहाँ पर उसके बाद एक मेन लीडर उभर कर आते हैं। अशोक ने किस तरह से यहाँ पर किस तरह की पॉलिसी बनाई, क्योंकि एक लिबरल सम्राट के तौर पर जाने जाते हैं अशोक, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस नज़रिए से। विजयनगर आपको एम्पायर पढ़ लेना है, दिल्ली सल्तनत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, एंड कुछ एम्पायर छोटे मोटे, इसको आप छोड़ भी दें, कोई मेडिवल को आप इन तीनों से कवर करें तो 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 4 आप कर लेंगे। ओके, तो ध्यान रखिए, अगला जो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट को हम कह सकते हैं हिस्ट्री के अंदर, कि मॉडर्न हिस्ट्री पर आपको ध्यान देना। मॉडर्न हिस्ट्री भी कहाँ से, आप 1905 से अगर देखेंगे तो आप जैसे यहाँ पर देखो 1905 के अंदर क्या चलता है, स्वदेशी मूवमेंट चलता है। ठीक है, यहीं पर आपको डिवीजन ऑफ बंगाल भी दिखने को मिलता है। एंड यहाँ पर अब जो स्वदेशी मूवमेंट चलता है, स्वदेशी मूवमेंट था क्या, आपको समझना है चीज़ों को। खाली आप रटते हुए चलेंगे आपको फायदा नहीं होगा उस चीज़ का, आपको चीज़ों को एनालाइज करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना है, उससे रिलेट आप तब समझ पाएंगे कि चीज़ें किस तरह से लिंक कर रही हैं। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट क्या था, अपने देश में बनी हुई चीज़ों को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, या फिर हम लोग जो हमारा मेन प्रोस्पेक्टिव क्या था इस चीज़ को लेके, मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यही था कि हम जो ब्रिटेन के अंदर चीज़ें इकोनॉमी है उसको थोड़ा सा हम खराब करने की कोशिश करें। यहाँ पर आप देखते हो स्वदेशी मूवमेंट का एक इम्पैक्ट क्या था, ध्यान रखेंगे, जो गांधी जी के जितने भी मूवमेंट्स इंडिया के अंदर, ठीक है, चाहे वो आपके भारत छोड़ो या उससे पहले असहयोग आंदोलन हो, तो ये सब चीज़ें क्या चीज़ें यहाँ पर इसका जो बेस था ना, जनरली आप देखेंगे स्वदेशी मूवमेंट ही था। क्या था, स्वदेशी मूवमेंट, जबकि इस टाइम में इंडिया में गांधी जी की एंट्री नहीं हुई है। गांधी जी की एंट्री 1915 के बाद होती है, आप देखते हैं यहाँ पर। तो उससे पहले 1905 से 1911 तक ये आपका स्वदेशी मूवमेंट चला था। वहीं पर बहुत ज़्यादा बहिष्कार हुआ था विदेशी चीज़ों का, एंड उसी को बेस बनाया था गांधी जी ने अपने आगे के मूवमेंट्स के अंदर। देखो गांधी जी को पढ़ना इतने ज़रूरी है, गांधी जी से क्वेश्चन भी इसलिए ज़्यादा पूछे जाते हैं। गांधी जी ने अपने आप को कनेक्ट किया था देश की जनता के साथ में। कैसे कनेक्ट करेगा इंसान अपनी देश की जनता के साथ, आप खुद सोचिए, आप और मैं कैसे कनेक्ट कर सकते हैं लोगों के साथ, जब हम उनको बताएं कि हम आपके साथ हैं। कैसे, बोल के? नो, ऐसे नहीं हो सकता। कैसे होगा फिर? हम लोगों के साथ कनेक्ट तभी हो सकते हैं जब सामने वाले को हम फील कराएं सच में कि हम उनके साथ हैं। गांधी जी ने कैसे कराया? गांधी जी ने देखा कि हमारे आसपास के जो लोग हैं उनके पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है, उनके पास 2 टाइम का खाने को नहीं। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, अपने आप जनरली जो गांधी जी की फोटोज देखते होंगे, पिक्स जो भी हैं उनकी, तो आप देखते होंगे एक धोती में उनकी फोटो देखते होंगे, उनके जो ऊपर की बॉडीज में आप कोई वस्त्र नहीं देखते होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि हमारे देश के अंदर जब लोगों के पास वस्त्र नहीं, तो मैं खुद भी नहीं पहनूंगा। वो कैपेबल थे उस चीज़ के लिए, वो सूट बूट पहन सकते थे, पहनते भी थे पहले,
लेकिन बाद में उन्होंने उन चीज़ों को छोड़ा, क्योंकि देश के लोगों से कनेक्ट होना उनका मेन मकसद था। जब देश साथ होगा, जब देश एक होगा, तभी वो आगे कोई लड़ाई लड़ सकते हैं, अदरवाइज सारी लड़ाइयाँ विफल हो जाती हैं। ओके, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट की बात करें, जो भी ऐसे रिफॉर्म्स हो गए, जैसे कोई सती प्रथा हो, ठीक है, इस तरह के जो मूवमेंट थे, चाहे उसमें योगदान हो राजा राम मोहन राय का, ईश्वरचंद्र विद्यासागर का, ऐसे जो भी लीडर्स है जिन्होंने सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स की बात करी, उनको भी आपको पढ़ना है। गवर्नर जनरल्स देखेंगे, जैसे लिटन हो गया, ठीक है, इस तरह के जनरल जिन्होंने कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स किए। कुछ ऐसे जनरल्स भी थे जिन्होंने और ज़्यादा एग्रेसिव काम किया। ओके, उनको भी देखना है। मीटिंग्स ऑफ आईएनसी की जो मीटिंग्स हुई थी, जो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी, उनको आपको हाईलाइट करते हुए पढ़ना है। न्यूज़पेपर एंड कई सारे न्यूज़पेपर भी इस टाइम में निकले, कई सारी बुक्स इस टाइम में आई। किस टाइम में? 1905 के बाद, या उससे पहले भी कई सारी आई थी। क्यों आई थी? इसका मोटो यही था कि लोगों के अंदर हम कैसे एकता को लेके आए, कैसे हम उनके अंदर एक चेतना को जगा पाएं, जिससे लोग एक हो पाएं। ओके, कुछ रिवॉर्ड्स थे 1957 की बात हो, या उसके बाद जो भी रिवॉर्ड्स थे, चाहे वो जो आपके ट्राइब्स थी, जो ट्राइब्स ने आपके जगह जगह पर रिवॉर्ड्स किए थे, चाहे वो फार्मर्स की बात हो, ठीक है, इस तरह से जो भी रिवॉर्ड्स हुए थे, उन सबको हमने देख लेना है। आर्ट एंड कल्चर की बात करें, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में आपको पहले ही बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, उनके बारे में देखना, कौन सी नई साइट्स ऐड हो रही हैं, या कौन सी साइट्स को निकाला जा रहा है। स्कूल ऑफ फिलोसफी से क्वेश्चन पूछ रहा है, बुद्धिज्म से क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक लास्ट ईयर या लास्ट ईयर, स्कूल से के बारे में भी क्वेश्चन पूछ रहा है। भक्ति एंड सूफी संत को पढ़ लेना है। क्लासिकल डांस एंड म्यूजिक को आप देख सकते हैं। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें इकोनॉमी के बारे में, मैंने बताया कुछ इसका रोल करंट के अंदर है, जैसे बजट है, यहाँ देखो बजट, इकोनॉमिक सर्वे एंड टूल्स। बजट को अच्छे से देख लो भाई, ठीक है, बजट को घोल के पी जाना है, इकोनॉमिक सर्वे को देख लेना। इन्फ्लेशन काफ़ी टाइम से काफ़ी टाइम से एक चर्चा का विषय रहा है। सीपीआई देखो, काफ़ी टाइम से अपना जो इंडेक्स था 4 ± 2 हमेशा +2 से ऊपर ही चल रहा था। तो आप देख सकते हैं, तो इसको कि इन्फ्लेशन के बारे में जो भी टूल्स हैं इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए, इन सब चीज़ों के बारे में आप बहुत अच्छे देखेंगे। हालांकि अभी 6 से थोड़ा कम हो गया है, 5 पॉइंट कुछ चल रहा है। तो यही चीज़ें आपको देखो, यही चीज़ें जो होती हैं आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है और आप सोचते हैं कहाँ से आई है। ओके, करंट का मुद्दा है तो भटकना नहीं है। नेशनल इनकम देखते हैं आरबीआई, और उसके जो इनिशिएटिव्स हैं, आरबीआई के इनिशिएटिव्स को हम लोग देख सकते हैं। एग्रीकल्चर को हम इकोनॉमी प्लस साथ ही साथ ज्योग्राफी से भी जोड़ सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में देखो, ये चीज़ें आपको पढ़ते रहनी पड़ेंगी। ट्रेड है, ट्रेड में आप यहाँ पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी हमने 2023 के अंदर ही फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को अभी हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। डिजिटल बैंकिंग, चाहे वो ई-रूपी की बात हो या क्रिप्टो करेंसीज की बात हो, इनको आप देख सकते हो। न्यू बैंक्स देखना है आपको, साथ में वोस्ट्रो अकाउंट है, हमारा नोस्ट्रो अकाउंट है। इन सब चीज़ों को आप सेपरेटली देखेंगे तो चीज़ों को आप ज़्यादा अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। एंड यहीं पर से क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्ट। आप सोचिए कहाँ से आ गया वोस्ट्रो अकाउंट, कहीं से नहीं आया। देखो यहीं पर बैंकिंग वाला सेक्टर है ना, आप अच्छे से आपने एक पॉइंट को, मानो सपोज आपने एक चीज़ पकड़ी, आप क्या करते हो ना, आपने जो चीज़ किताब के अंदर पकड़ी, किताब में यहाँ पर चीज़ें थी, आपने इनको खत्म करा, बस खत्म, ठीक है, ये चीज़ नहीं करना आपको। जैसे आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, एक बार हल्का देख लो, बस बाहर की चीज़ें होती है ना, जो किताब से बाहर है। देखो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जो किताब के अंदर है उसको बहुत ज़्यादा डीपली पूछेगा, जो किताब के अंदर नहीं है ना, उससे आपसे बहुत ही लाइटली हवा ऊपर से पूछ के निकल जाएगा। तो ऊपर से पूछ के निकलने वाला, तो एक बार देखने में क्या जाता है ना, आपने सपोज ई-रूपी के बारे में पढ़ा, ई-रूपी के बारे में पढ़ा, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी हो सकते हैं, उनको देखने में क्या जाता है, कुछ जाता है क्या, नहीं जाता ना। तो इसलिए आप उनको भी देख सकते हो, उससे आप ही का फायदा होगा। ये बैंड्स नहीं, बॉन्ड्स है, ठीक है, बॉन्ड्स आपको देख लेना है। बॉन्ड्स के रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके अलावा देख सकते हो डेवलपमेंट, जो भी इंडिया के अंदर 1947 के बाद का जो भी डेवलपमेंट है, किस तरह से डेवलप हुआ है हमारा नेशन, उसको भी आप देख सकते हो। बात करें ज्योग्राफी की, ठीक है, ज्योग्राफी का आप देखोगे, अगर सेपरेटली अगर पर्टिकुलर ज्योग्राफी की बात करें ना, तो इसका वेटेज हर साल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की टर्म्स में कम होता रहा है। ओके, कम क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है क्योंकि इन्वायरमेंट का नंबर ऑफ क्वेश्चंस का वेटेज जो है इंक्रीज हो रहा है, और जो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन जनरली ज्योग्राफी से लिंक करके ही बनाए जाते हैं। तो ज्योग्राफी के अंदर जो चीज़ें हैं, आप लोग इंडियन ज्योग्राफी पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है इंडियन ज्योग्राफी। मैपिंग देख लीजिएगा, इंडिया के एक एक चीज़ को देख लो अच्छे से, जो भी चीज़ें कहाँ पे लाई कर रहे हैं, कहाँ पर कौन सा नेशनल पार्क है, किस तरह से उसकी इंपॉर्टेंस है। जैसे अभी चेनाब के अंदर एक ब्रिज बनाया गया था, उसको अच्छे से देख लो यार। वो चेनाब के बारे में पढ़ लो। ब्रिज के बारे में, ब्रिज की हाइट लेंथ थोड़ा पूछेगा आपसे, आपसे चेनाब रिवर के बारे में पूछेगा। आप सोचोगे यार चेनाब, जोग्राफी से क्वेश्चन, जोग्राफी से है जरूर, लेकिन वो करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर अगस्तमाला है, इस तरह से यहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही हैं, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को पढ़ लेनी है। ओके, डिजास्टर से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं उनको आप देख सकते हो। एग्रीकल्चर हमने बात करी थी अभी इकोनॉमी के अंदर थी, तो एग्रीकल्चर आपको पढ़ लेना। कोरल रीफ्स के बारे में क्वेश्चन करना। देखो ये वाला जो पोर्शन है उससे जनरली इतने ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, बट आपको देख लेना है। मैपिंग, वर्ड मैपिंग एक बार कर लेना। रिवर्स एंड ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ट्राइब्यूनल्स को देख लीजिएगा।
एनर्जी की टर्म्स में साइंस एंड टेक में भी हम एनर्जी को पढ़ते हैं, एनर्जी हम इकोनॉमी में ही पढ़ते हैं। तो आप जो है एनर्जी को आप तीनों टर्म्स में, ज्योग्राफी की टर्म्स में हो, चाहे वो इकोनॉमी की टर्म्स में हो, चाहे वो साइंस टेक की टर्म्स में हो, आप लोग देखने की कोशिश करिए। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं इकोनॉमी के, उनको भी आप देखेंगे। ओके, इन्वायरमेंट की बात कर लेते हैं अभी हम लोग। इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि आज में हम ना सबसे ज़्यादा जो सफ़र कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा अगर हम आज के टाइम में कुछ सफ़र कर रहे हैं तो वो इन्वायरमेंट ही है। इन्वायरमेंट के अंदर क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम्स हम लोग गुजर रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट हम लोग देखने को मिलते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट जब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, उसी का रिजल्ट हम देते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। तो ये सब चीज़ें जब हम लोग आपस में लिंक करके चलेंगे ना, जब हम देखेंगे यार कि ओजोन में डिप्लेशन हुआ था, अच्छा ठीक है, अभी तो हम ओजोन का अच्छा ठीक ठाक थोड़ा बहुत हमने रिकवर कर लिया है, बट ओजोन का डिप्लेशन हुआ था, उससे रिलेटेड कई सारे समिट्स बनाए, हम लोग रटने लगते हैं समिट्स को। ठीक है, अच्छा ये समिट हुआ था इसके लिए हुआ था, अच्छा ये वाला समिट इसके लिए हुआ था, अच्छा क्योटो, अच्छा मॉन्ट्रियल, ये रटना नहीं है आपको कब हुआ क्या। आप लिंक करो ओजोन डिप्लेशन, अच्छा ये वाला समिट, अच्छा ग्रीन हाउस की बात हो रही है, ये वाला, ठीक है, अच्छा पेरिस एग्रीमेंट की बात की गई है, ओके। तो कॉप 26-27 क्या चल रहा है? क्लाइमेट चेंज को लेकर चल रहे हैं। तो आपको ये चीज़ों को आपस में लिंक करेंगे तो आपका इन्वायरमेंट कवर हो जाना है। ओके, तो इन्वायरमेंट में क्या चीज़ है? करंट पोर्शन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट पोर्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कौन सा देश क्लाइमेट को लेके क्या कर रहा है, ठीक है, हमारे जो भी अर्थ को लेके कौन कौन सी चीज़ें चल रही हैं, एंड नेशनल इंटरनेशनल लॉज के बारे में बात कर लें। ऐसे जो सारे मैंने जी बहुत सारे लॉज के भी नाम ले लिए, चाहे वो पेरिस एग्रीमेंट की बात हो, रियो समिट 1992 देख लें, उसके बाद कुछ इसी के रिगार्डिंग बहुत सारे समिट्स हुए थे, उनको भी आप लोग देख सकते हैं। कॉप 26-27 देख लीजिएगा, अभी रिसेंटली जो भी हुई सारी चीज़ों को आपको कवर करना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें, देखो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है, UN यूनाइटेड नेशन, क्वाड है, ठीक है, क्वाड के अंदर जो भी, क्योंकि देखो क्वाड इतना ज़्यादा पुराना नहीं है, इंडिया है आपके, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, एंड USA, ठीक है, चाइना के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक प्लान है पूरा का पूरा क्वाड। G20 और SCO, ये भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लो। SCO और G20, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इंडिया प्रेसिडाइज कर रहा है तो जनरल सी बात है, यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो G20 के अंदर बहुत अच्छे से आपको चीज़ें देखनी है, शेरपा क्या होता है, फाइनेंशियल्स क्या होते हैं, तो ये सब चीज़ें देखनी, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको कवर करना है। SCO और G20 पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। साइंस टेक की बात कर लें तो देखो साइंस टेक के अंदर करंट बहुत ज़्यादा रहता है, आपको पता है, करंट भी आपको लिंक करेगा। करंट का मतलब ये नहीं कोई हवा नहीं होता कि आपको एक एक दिन का न्यूज़पेपर आपको रटा हुआ होना चाहिए, नो। आपको बायोटेक्नोलॉजी तो इससे रिलेटेड कोई करंट रहे होंगे ना एक साल के अंदर, उनको देख लो, छान मान, उनको फिल्टर करो, चीज़ों को फिल्टर करना सीखो। नैनो टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं यहाँ पर, जो भी करंट बन रहा है, कुछ चीज़ें बेसिक भी होती हैं, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी होता क्या है, नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्वेश्चन देखा था ना प्रीवियस ईयर में। तो ये चीज़ें हैं, तो आपको लिंक करके आपको चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना है। ओके, IT की बात करें, स्पेस मिशन, जो भी हमारे स्पेस मिशन रहे हैं, ठीक है, एंड वैक्सीन है, डिजीज़ की बात करें, देखो कोविड पर क्वेश्चन इतना कुछ खास पूछा नहीं है अभी तक, एक दो क्वेश्चन आए हैं, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं आए और नहीं उतने अच्छे क्वेश्चन बने। तो कोविड पर क्वेश्चन बन सकता है, बहुत टाइम से नहीं बना, उस टाइम पे इसलिए नहीं बन रहा था क्योंकि UPSC आपके दिमाग से खेलता है। जब आपको लगेगा ये आने वाला है तो आएगा नहीं, अभी आपको लग रहा है कि हाँ पुरानी बात हो चुकी है तो अभी आ सकता है, सतर्क रहिए। ओके, तो ये सब चीज़ें हमने देखी, अभी आप मुझे विदा दीजिए, देखो क्योंकि मैं भी आपका टाइम अभी बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आपके पास टाइम लिमिटेड है, तो आप इस लिमिटेड टाइम को बहुत अच्छा यूटिलाइज कर सकें। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मेरी जो मैंने पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट की थी, कुछ लेक्चर्स उसके अंदर आ गए थे एंड कुछ लेक्चर्स उसके बचे हुए हैं अभी भी। तो जैसे ही आपका प्रीलिम्स हो जाता है उसके बाद दोबारा से शुरू करते हैं, थोड़ा तबीयत का इश्यू हो गया था, तो ये बिल्कुल मत सोचना है कि यार मैंने शुरू किया ख़त्म नहीं करा, ठीक है, ख़त्म करेंगे, बहुत उसमें बहुत कुछ हम पढ़ चुके हैं, बहुत कुछ हमें पढ़ना है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर, अगली क्लास जल्द ही होगी। बाय बाय, टेक केयर एंड अपना ख्याल रखिए और जी जान लगा दीजिए इस प्रीलिम्स को फोड़ने के लिए। बाय बाय।